स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल सरस्वती केमिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ ये है कि देखो थर्मोडायनेमिक्स को हम फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स में मेजर पार्ट्स प्ले करता है थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स का भी मेजर पार्ट है और केमिस्ट्री का भी है। लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे जितने भी डेरिवेशंस या जितनी भी डेरिवेशंस हम ड्राइव करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट्स में सॉल्व करने की मेथड अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ हम जितने भी डेरिवेशंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हम इसके क्लियर करेंगे वो हम देखेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। हम थर्मोडायनेमिक्स को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, और फर्स्ट लॉ में हम जीरोथ लॉ भी इसी में डिस्कस कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में ही। सेकंड में आएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, इसके अंडर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ, कार्नोट साइकिल, वो सब चीज़ें। और लास्ट में हमारा जो हम अगला देखेंगे होगा थर्मोडायनेमिक्स थर्ड, इसके अंडर हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेजिडुअल एंट्रोपी और ये सब चीज़ें। और लास्ट में एक मेजर पार्ट जो इसका है एडवांस थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे। एडवांस पार्ट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें हम डिस्कस कर लेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो 4 पार्ट में हमको थर्मोडायनेमिक्स कवर अप करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और एडवांस थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से थर्मोडायनेमिक्स पार्ट फर्स्ट। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, हल्का समझते हैं पहले क्या है। तो एट फर्स्ट हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स से है क्या, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको क्या आंसर दोगे। तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट जो ऊष्मा है और ऊर्जा के अन्य रूपों के बीच में संबंध का क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं उसके बारे में, उनके बीच में रिलेशन का हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले हमको एक चीज़, बहुत बेसिक चीज़ पता होनी है। ये इसके दो कंपोनेंट होंगे, हम अभी देखेंगे आगे कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो आओ पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझना है इसको। ये हमारा यूनिवर्स है, कंप्लीट यूनिवर्स मैंने एक लिया है, या हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, एक क्यूब ले रहा हूँ, जिसमें फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी सिटी है, उस सिटी के अंदर एक रूम मैंने ले लिया, इस रूम में मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये रूम है माना। इस रूम के अंदर मैं थर्मोडायनेमिक अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। तो देखो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स का वह पार्ट, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच अंडरगो थर्मोडायनेमिक स्टडी। इस कंप्लीट यूनिवर्स है, इसके अंदर एक पार्ट है जो जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक की स्टडी कर रहे हैं। यूनिवर्स का वह पार्ट कहलाता है सिस्टम, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्ल्ड, अब जो बचा हुआ वर्ल्ड है उसे हम कह देते हैं यहाँ पर सराउंडिंग। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स का वह हिस्सा, यूनिवर्स का वह पार्ट विच अंडर को थर्मोडायनेमिक स्टडी, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसे हम सराउंडिंग कह देते हैं, वातावरण कह देते हैं। इतना हमको पता होना चाहिए सिस्टम के बारे में और सराउंडिंग के बारे में। अब देखो सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। हम देखते हैं कि अब देखो हम सिस्टम में क्या स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं। अब थर्मोडायनेमिक अगर हम स्टडी कर रहे हैं मतलब हीट की बात कर रहे होंगे, एनर्जीज की बात कर रहे होंगे, जनरली मैं कह दूँ एनर्जी की बात कर रहे होंगे, और दूसरा हम मास की बात कर रहे होंगे। तो ये सिस्टम से हो सकता है कुछ एनर्जी और मास सराउंडिंग में चले जाए, या हो सकता है सराउंडिंग से कुछ एनर्जी मास सिस्टम में आ जाए, लिटरली। फॉर एग्जांपल बेसिक सा, हमने एक अपने लैब में थर्मोडायनेमिक वेसल रखा है, थर्मोडायनेमिक एक ग्लास रखा है, जनरली एक ग्लास रखा है हमने लेबोरेटरी में, इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो ग्लास ओपन है ऊपर से, उसमें कोई भी लेयर नहीं है। इसका मतलब है कि जो
उसमें हमने बॉयल वाटर रखा है। बॉयल वाटर रखा है इसका मतलब उससे क्या निकल ली होगी, एनर्जी बाहर निकल ली होगी, प्लस उसका मास भी कुछ हमारे साथ वेपर के साथ बाहर जा रहा होगा। इसका मतलब क्या है, देखो ग्लास हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जो रिमेनिंग रूम रह गया है वो है सराउंडिंग। हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम से मास प्लस एनर्जी दोनों सराउंडिंग में जा रहे हैं, और सराउंडिंग से भी कुछ ना कुछ एनर्जी या मास, एनर्जी हो सकता है, कोल्ड एनर्जी हो सकती है, वो कहाँ आ रही होगी, ग्लास के अंदर आ रही होगी। तो इसके बेसिस पे हम सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। किसके बेसिस पे, एनर्जी और मास के बेसिस पे, कि क्या सिस्टम से एनर्जी और मास सराउंडिंग में बाहर ट्रांसफर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं सिस्टम 3 टाइप के होंगे हमारे यहाँ पर। पहला होगा ओपन सिस्टम, नेक्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम, एंड लास्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 टाइप के सिस्टम हमारे यहाँ से निकल के आएंगे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो आओ डिस्कस कर लेते हैं कि ओपन सिस्टम क्या है। पहले ओपन सिस्टम में इसको को समझने का तरीका बहुत ईजी है। ऐसे सिस्टम, दो सिस्टम्स इन विच एनर्जी जो ई है, एनर्जी प्लस मास, एनर्जी और मास अगर दोनों ही हमारे सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, किससे, सिस्टम से, या हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी मास आ रहे हैं, या कह सकते हैं सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी मास का दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो सिस्टम कहलाएंगे ओपन सिस्टम। अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो ये याद कर सकते हो, दो सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मास बोथ कैन ट्रांसफर इन सराउंडिंग आर नोन एज ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया, एक हॉट वाटर का बीकर अगर हम लेबोरेटरी में रखेंगे तो उससे एनर्जी और मास दोनों सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम बहुत ईजी है। क्लोज सिस्टम का क्या, देखो बहुत ईजी है। क्लोज सिस्टम ये है, मैंने एक थर्मोडायनेमिक वेसल रखा अपनी लेबोरेटरी में, या मैं कह सकता हूँ इसमें कंडक्टिंग वॉल्स लगी है। इस कंडक्टिंग वॉल से सिर्फ एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकती है, मास नहीं। तो दो सिस्टम इन विच एनर्जी कैन ट्रांसफर इनटू सराउंडिंग फ्रॉम सिस्टम नॉट मास, ऐसे सिस्टम जिनमें एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ऐसे सिस्टम कहलाते हैं हमारे क्लोज सिस्टम। जबकि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, तो बहुत ईजी है। ईजी क्या है, देखो जिसमें अगर मैं इसमें एडियाबैटिक वॉल्स लगा दूँ या नॉन कंडक्टिंग वॉल्स लगा दूँ, तो न तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो पाएगा, मास का ट्रांसफर तो पहले ही नहीं हो रहा था वॉल्स लगाने से। तो दो सिस्टम इन विच नीदर एनर्जी नॉर मास कैन ट्रांसफर इन सराउंडिंग आर नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम कहलाते हैं हमारे आइसोलेटेड सिस्टम। इतना हमको देख लेना है, हल्का सा बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स का, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ कि क्या है हमारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। मैं हल्का आपको बता देता हूँ, देयर आर जनरली 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉ होते हैं। एट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरली 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो देखते हैं, देखो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बहुत इजी है। मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करूँगा, बस मेन पॉइंट्स आपको बताऊँगा। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पहला हमारा आने वाला है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो समझने का बेसिक सा फंडा है। मैंने 3 चैम्बर लिए हैं। ये 3 चैम्बर कुछ इस तरीके से हैं। थोड़ा सा समझना है इसको। ये 3 चैम्बर हैं, आप ध्यान से देख रहे होगे। देखना क्या है, ये चैम्बर ए है, ये चैम्बर बी है, इसके बीच में एक वॉल लगाई है। इस वॉल को मैं कह रहा हूँ एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। इस वॉल में एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है चैम्बर ए से चैम्बर बी में। जबकि जो चैम्बर सी है, इसमें और चैम्बर ए के बीच में जो वॉल लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं कंडक्टिंग वॉल्स।
थोड़ा सा समझना, चालक दीवार लगी हुई है इसमें, चालक दीवारें लगी हुई हैं, कंडक्टिंग वॉल्स हैं। कंडक्टिंग वॉल्स है, इसका मतलब मास का तो ट्रांसफर नहीं होगा पर एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ऐसी बी और सी के बीच में भी कौन सी वॉल्स लगी हुई हैं, ये भी हमारी कंडक्टिंग वॉल्स है। और स्टार्टिंग में हमको पता है कि ए का टेम्परेचर कुछ और है, बी का टेम्परेचर कुछ और है, सी का टेम्परेचर कुछ और है, और तीनों के तीनों चैम्बर है, तीनों सिस्टम आपस में कनेक्ट हो रखे हैं। ए कनेक्ट है सी के साथ कंडक्टिंग वॉल्स से, सी कनेक्ट है बी के साथ कंडक्टिंग वॉल्स से, और ए और बी के बीच में है एडियाबैटिक वॉल्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जनरली ये कहता है, समझना इसको, इफ टू चैम्बर्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय एडियाबैटिक वॉल्स, जो कुछ फिगर में है बस वही हमारी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। इफ टू चैम्बर्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय एडियाबैटिक वॉल्स एंड द बोथ चैम्बर्स are also connected with या also separated with another chamber C by conducting walls, then we saw after some time, कुछ समय बाद हम ये देखेंगे कि अब देखो A और C अगर कंडक्टिंग वॉल से सेपरेट हो रखे हैं, इसका मतलब क्या है, A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, एक वर्ड यहाँ से आ रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या है, ए और सी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट हो रखे हैं कंडक्टिंग वॉल से, एनर्जी का ट्रांसफर ए और सी के बीच में हो सकता है। ऐसी बी और सी भी सेपरेट होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये भी सेपरेट रखे हैं कंडक्टिंग वॉल से, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर बी और सी के बीच में भी हो सकता है। लेकिन ए और बी के बीच में कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन यहाँ से निकल के आएगी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, देयर आर टू सिस्टम्स ए एंड बी विच आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर सिस्टम सी। ऐसे दो सिस्टम ए और बी जो एक तीसरे सिस्टम ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन दीज टू सिस्टम्स आर ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो यहाँ से हमको ये पता लगेगा कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये हो जाएगा कि ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा बी के साथ। तो ये लॉ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की डेफिनेशन यहीं से निकल के आएगी। टेम्परेचर की डेफिनेशन जनरली हम देखते हैं, टेम्परेचर अगर पूछेगा टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर है सेंसिटिविटी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगर हम बात करेंगे तो हो जाती है टेम्परेचर जनरली। और हीट की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस से कारण जो एनर्जी फ्लो होता है वही कहलाता है हीट। एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट, और सेंसिटिविटी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। और डेफिनेशन किसने दी, ये डेफिनेशन दी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। इतना हम लोगों को बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछेगा कि टेम्परेचर की डिफरेंस कहाँ से निकल के आएगी, तो आप सीधे कह सकते हो कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो था उसी ने टेम्परेचर की डेफिनेशन दी। नेक्स्ट टाइम इसमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। अगर आप फिजिक्स में देखेंगे तो काफ़ी डीप इसमें चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इसके डेरिवेशन भी अलग तरीके से हो सकते हैं फर्स्ट लॉ के। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए आप जितनी बुक देखोगे, आप जहाँ जितनी जगह देखोगे, सब जगह आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी इसकी। कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं डेफिनेशन में एनर्जी कंजर्वेशन की बात करी होगी, कहीं पर इसने आइडियल केस की बात की होगी। तो देखो समझते हैं, अगर मैं बेसिक से अगर आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन बताऊं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि हीट सप्लाइड टू ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को सप्लाइड की हुई हीट जो है, जो एनर्जी है, हीट हम कह सकते हैं, इज मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो किसी भी सिस्टम को दी गई जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के और वर्क डन के सम के इक्वल होती है। अगर मैं सिंपल सी एक बेसिक सी बात करूं, ये एक मेरा थर्मोडायनामिक सिस्टम है, ठीक है, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है, इसको मैंने क्यू हीट दी जिससे इसके इंटरनल एनर्जी में E1 से लेके E2 तक क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसने कुछ वर्क डन कर लिया। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाइड टू अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब प्लस ऑफ,
किसका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी E1 से E2 तक चेंज हुई है, मतलब कितना चेंज आया होगा, डेल्टा E, वो क्या होगा E2 माइनस E1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन W। तो ये बेसिक सा स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब W हम देख लेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वो सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक सा स्टेटमेंट है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसके अलावा इसका एक स्टेटमेंट और है, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा बुक्स में लिखा हुआ। वो स्टेटमेंट हमको ये बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वो बात करता है स्टेटमेंट, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इट नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये जनरली स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि एनर्जी कंजर्वेशन की वो बात कर लेते हैं वहाँ पे। तो अब देखते हैं इसका, देखो हल्का सा इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये जो मैं डेरिवेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये डेरिवेशन हम करेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स में मेथड अलग हो सकती है, पहले बता देता हूँ। फिजिक्स का अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर आप डेरिवेशन निकालना चाहोगे तो उसकी मेथड थोड़ा चेंज हो सकती है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से इसका डेरिवेशन सिखाऊंगा मैं आपको कैसे सॉल्व करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैंने आपको बता दिया था कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्यू हीट अपने किसी भी सिस्टम को क्या करी है, सप्लाई करी है, कैपिटल क्यू हीट अगर मैंने अपने सिस्टम को सप्लाई करी है, तो वो कैपिटल क्यू हीट आप सभी लोगों को पता है किसके इक्वल होगी, वो जो क्यू है वो क्यू इक्वल टू होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अभी हमने देख लिया था डेफिनेशन में। अब देखो वर्क इक्वल टू हमको पता है क्या होने वाला है, एक मैं फिगर यहाँ पर फिर से बना लेता हूँ, काम आएगा अभी हमारे, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्यू मैंने इसको हीट दी है, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है E1 से लेके E2 तक, और कुछ वर्क डन इसने करा कितना W। और क्यूब की अगर मैं लेंथ कितनी मान लूँ, L मान लूँ, ओके, इसको मैंने L या X भी मान सकते हो आप। ये है डेल्टा E प्लस W। अब हमको पता है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, ये क्यूब की साइड के इक्वल होगा। क्यूब की साइड अगर L है या X भी ले सकते हो आप, X ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है, X ले लो या L भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। तो F इंटू L, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके अलावा हमको पता है जो प्रेशर इक्वल टू होता है वो होता है फोर्स कितनी एरिया में लगा है। अगर यूनिट एरिया में लगा हुआ फोर्स क्या कहलाता है, एकांक क्षेत्रफल में लगा हुआ बल दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो एफ पी इक्वल टू हमको पता है F अपॉन ए होता है, यहाँ से F इक्वल टू क्या आ जाएगा P इंटू एक क्वेश्चन नंबर थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से आप F की वैल्यू P इंटू ए रख सकते हो इक्वेशन सेकंड में। तो फॉर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड W इक्वल टू आ जाएगा P इंटू ए इंटू L। अब मैं थोड़ा सा इसमें फेरबदल कर रहा हूँ, फेरबदल क्या कर रहा हूँ कि मैं W इक्वल टू P तो ठीक है, A इंटू एल को क्या लिखता हूँ, साथ लिख देता हूँ। अब देखो A इंटू एल हमको पता है एरिया, और L वैसे तो डिस्प्लेसमेंट है, हम कह सकते हैं कि लेंथ है, साइड है क्यूब की। तो एरिया इंटू लेंथ या साइड हम कहते हैं, वो आपको पता है वॉल्यूम का इक्वल होता है हमेशा। मतलब अगर मैं अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम की बात करूँ, डेल्टा V की अगर हम बात करूँ, ये इक्वल होगा एरिया इंटू L जो लेंथ है या जो डिस्प्लेसमेंट है। तो रख देते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा P डेल्टा V, या V भी लिख सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, P डेल्टा V। इतना क्लियर है। ये W की वैल्यू उठा के रख देते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से Q निकल के आ जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, और करके या 10 हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं DQ इक्वल टू DE प्लस P DV। इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है हमारा आगे जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे, फ्री एनर्जी की डेरिवेशन, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, सब में इस फॉर्मूले का बहुत यूज होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आया हमारा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो क्या कहता है, हीट सप्लाइड टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, वो
इंटरनल एनर्जी में चेंज के और वर्क डन के सम के इक्वल होती है। इतना हमने डिस्कस आज कर लिया। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ में और डिस्कस कर लेते हैं, इसके ड्रॉबैक क्या कहते हैं, फेल क्यों हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, एक प्योरली आइडियल केस था, ठीक है। ये प्योरली आइडियल केस था क्योंकि हमको पता है इसके अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम को जितनी भी हीट दोगे उसमें कंप्लीट हमको वर्क डन मिलना चाहिए। अगर हमने 100 जूल एनर्जी दी है तो 100 जूल का हमको वर्क डन इसमें मिलेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। जबकि ऐसा नहीं होता है, हमको पता है अगर हमने 100% एनर्जी दी है तो उसमें से 60 से 70% ही वर्क डन हो पाता है। तो उसका मतलब ये प्योरली आइडियल केस था। इसके अलावा इसका मेन ड्रॉबैक ये था कि ये हीट के फ्लो होने की डायरेक्शन को नहीं बता पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और एक मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या था, प्योरली आइडियल केस था। तो इतना हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। हमने आज क्या क्या देखा, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, जीरोथ लॉ फिर हमने डिस्कस करा और फर्स्ट लॉ प्लस के ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट क्लास में हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ से कैसे रिजल्ट हमारे कैसे प्रूफ करने को आते हैं एग्जाम में, उसके साइड डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप कुछ चीज़ें इसमें समझ में आई होगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोगों की भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।